Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Yes students, आज हम आपकी बुक आरोह से लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका फर्स्ट पार्ट है। इसके 2 पार्ट्स हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा इसका फर्स्ट पार्ट है एंड सेकंड पार्ट है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। और इसके राइटर हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ओके, भीमराव अंबेडकर का नाम तो आपने सुना ही होगा कि संविधान निर्माता थे। वो हमारे देश का संविधान उन्होंने लिखा था। तो भीमराव अंबेडकर जो थे वो एक छोटी जाति से संबंध रखते थे और उन्होंने काफी बड़ी पढ़ाई की थी, मतलब काफी पढ़े लिखे थे वो। उनको अछूतों का वकील भी कहा जाता था क्योंकि पहले जो थे देश में जाति प्रथा काफी थी। तो इसी पर बेस्ड उन्होंने ये चैप्टर लिखा है। ये जो लेख है उनका ये लिखा है। दोनों चैप्टर जो हैं, दोनों पार्ट्स हैं, मेरी कल्पना का आदर्श भारत वो भी और ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये दोनों पार्ट जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है। तो आज हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसमें उन्होंने देश में फैली, तत्कालीन समाज में फैली हुई जाति प्रथा का वर्णन किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है कि इस जाति प्रथा के कारण लोगों में श्रम विभाजन भी कैसे किया जाता है। जाति के अकॉर्डिंग ही श्रम विभाजन या श्रमिक विभाजन किया जाता है, उनकी कार्य कुशलता के आधार पर नहीं किया जाता। इसका क्या अर्थ है? यानी कोई भी जाति का व्यक्ति है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग कार्य मिलता था, कार्य करना पड़ता था, उसका विभाजन वैसा ही होता था। जैसे किसान है तो वो किसानी ही कर सकता है, खेती ही कर सकता है, नाई का बेटा नाई, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, मतलब पैतृक पेशा ही लोगों को मिलता था। और श्रम विभाजन भी उसी के अकॉर्डिंग होता था, लोगों को उनके श्रम के अकॉर्डिंग नहीं, कार्य कुशलता के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि उनकी जाति के अकॉर्डिंग विभाजित किया जाता था। तो डॉक्टर अंबेडकर उसके खिलाफ थे। उन्होंने जाति प्रथा को काफी हद तक खत्म करने का प्रयास किया था। तो चैप्टर पढ़ते हैं। यह विडंबना की ही बात है, विडंबना यानी काफी दुख की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है, यानी गलत है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम का विभाजन नहीं किया जाता, श्रमिकों का विभाजन किया जाता है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिक के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। श्रमिक विभाजन क्या होता है? यानी जाति के आधार पर लोगों का विभाजन करना। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। अभी उस समय के समाज की बात है जब जाति प्रथा बहुत हद तक फैली हुई थी। उसी के अकॉर्डिंग लोगों को ऊंचा या नीचा, जैसे पहले हम सुनते थे कि ऊंची जाति, नीची जाति, ये सब बहुत फैला हुआ था। तो लोगों के दिलों में भी ये बात थी कि हमारी जाति ऊंची है और उसकी जाति नीची है, या जिनको नीची जाति का बोला जाता था वो भी अपने आप को नीची जाति का ही मानते थे। तो बल्कि विभिन्न वर्गों को भी एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। और ये सिर्फ हमारे भारत में था और कहीं नहीं था। ये आज तो काफी हद तक सुधर चुकी है। अभी मतलब देश के काफी हिस्सों में, ज्यादातर हिस्सों में ये चीज नहीं पाई जाती। हो सकता है कुछ जगह पर ये चीज अभी भी हो जाति पाति का, बाकी और कहीं नहीं पाई जाती। अब कार्य कुशलता के अकॉर्डिंग वो काम दिया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। यानी पहले ऐसा नहीं था कि व्यक्ति अपने पेशे का या अपने काम का चुनाव कर सके, तो उनके पैतृक पेशे को ही अपनाना पड़ता था।
इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, यानी उनका स्टैंडर्ड कैसा है, उसके पेरेंट्स का समाज में कौन सी क्लास में आते हैं। हमारे समाज में क्लासेस भी तो डिसाइड की गई है ना कि ये हाई क्लास है या लो क्लास है। पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निश्चित कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो भी व्यक्ति का पेशा होता था वही उसके बच्चे का ही पेशा बन जाता था। वो कोई और पेशा नहीं अपना सकता था, कार्य नहीं कर सकता था अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। अब पूरी उम्र के लिए वो उसी पेशे से बंध जाते हैं, व्यक्ति कोई और काम कर ही नहीं पाते। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, यानी पेशा मान लो उसके लिए अनुपयुक्त है या काफी नहीं पड़ रहा तो वो भूखों मर जाए व्यक्ति, लेकिन दूसरा पेशा नहीं अपना सकता था। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा चारा ही क्या है। प्रतिकूल परिस्थितियां, मान लो जो काम वो कर रहा है वो कार्य नहीं चल रहा या उसको उस कार्य में इंटरेस्ट नहीं है, वो कार्य समझ में नहीं आ रहा, परिस्थितियां उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो कार्य नहीं बदल पाएगा। तो फिर क्या करेगा? भूखों मरेगा। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। अब हिंदू जाति में तो ये ज्यादा है कि जो पैतृक पेशा है वही व्यक्ति को अपनाना पड़ता है, भले ही उसमें वो पारंगत हो या ना हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। बेरोजगारी फैलती है इससे सबसे ज्यादा। व्यक्ति को अगर काम आता ही नहीं है और उससे वो काम करवाया जाए तो व्यक्ति क्या करेगा? वो एक तरह से बेरोजगार ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रह जाता। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के कारण केवल विवशतापूर्ण करते हैं। निर्धारित कार्य यानी जो कार्य उनको निर्धारित किया गया है कि तुम यही कार्य करोगे, उनका जो पेशा निर्धारित किया गया है और उसको अरुचि के कारण करते हैं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है उस कार्य में, विवशतापूर्ण करते हैं, फोर्सफुली कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने, टालू यानी जिसको टाल दिया जाता है, आज नहीं कल करूंगा, टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता है न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जाती है? अब खुद सोचिए, जिस काम में व्यक्ति का इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कार्य कर ही नहीं पाता, वो कैपेबल ही नहीं है वो कार्य करने का, तो वो कार्य कैसे करेगा व्यक्ति? अतः निर्विवाद रूप से, यानी इसमें कोई विवाद ही नहीं किया जा सकता, अनडाउटली ये बात सिद्ध होती है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। यानी इसका आर्थिक पहलू भी बहुत खतरनाक है क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर उसे निष्क्रिय बना देती है। इससे व्यक्ति की प्रेरणा दब जाती है, रुचियां दब जाती हैं, आत्मशक्ति दब जाती है, उसको खुद पर विश्वास ही नहीं रहता है। उसे अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर, यानी जो नियम उस कार्य में होंगे वो उसमें जकड़ कर रह जाता है क्योंकि वो उन नियमों का पालन ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो कार्य कर ही नहीं सकता। तो देखिए, ये जाति प्रथा मनुष्य को ऐसे पेशे से बांध देती है जो मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।